अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ेंगे इसमें पैसा 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 की बात नहीं है, सब पैसे से थोड़ी होता है। पैसा से दुनिया थोड़ी चलता है, इंसान से दुनिया चलता है। बिना पैसा के तो जाके दुनिया चलाते ना। ये तो बढ़िया लगे वीडियो में देखेंगे ना, बिना पैसा से निकाल जा। ठीक है, देखो पैसा हो सकता है, हर जगह पैसा हो सकता है, क्योंकि सुनो पहले सुनो पहले बाबा भी गोर लगे जाओगी तो पैसा से गोर लगता है सब। बताओ, पैसा जितने चढ़ाएंगे उतने हमको अच्छा से आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के घर में जाएंगे, जितना ज़्यादा पैसा चढ़ाएंगे उतने हम उनका भक्त हैं बड़का। बताओ ना, बोलो। कोई नहीं कर रहे हैं, कोई के नहीं कर रहे हैं, आप उन्हीं को बोल रहे हैं। नहीं कर रहे उन्हीं को। बता, अब तोरा का तो प्रेमानंद बाबा दिया कर रही हो। कोई के बोलो, कोई ऐसा जो है दिमाग लगा लो, आज में पैसा कमाने दिमाग लगाएगा। कोई पहले पैसा दिमाग के लगा के बेचारा, कोई पैसे ठीक। चलिए छोड़िए, सब जान दीजिए। जो जितना पाप करेगा उतना वो अच्छा आदमी होता ना, है, वो ज्यादा दिन जीता है। ठीक। अब यहाँ पर देखो, सो जाए दो, वो सब बातें यहाँ पे नहीं की जा सकती है, नहीं किया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं, है ना। देखो, हम लोग इससे पहले मोल के बारे में पढ़ रहे थे, रख दो जा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? मोल के बारे में पढ़ रहे थे, सॉरी बिलियन के बारे में, है ना। हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए शुरुआत करते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम क्या है जी? बिलियन। क्या नाम है? बिलियन, है ना। हम लोग उसमें पढ़ चुके थे कि बिलियन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलयता क्या होता है ना, विलायक क्या होता है, ये सब पढ़ लिया। आज हमको विलयता पढ़ना है और मोल प्रभाज से पढ़ना है, समझें। आज हम लोग क्या पढ़ना है जी? मोल प्रभाज। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बिलियन, विलय, विलायक, ठीक, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक। कुछ क्वेश्चन भी हम बनाए थे कि मान लो किसी में कुछ अमाउंट डाले हुए हैं, उसमें कितना भूल रहा है ना, उसका प्रतिशत कितना है। मोल भी निकाले थे, मोल निकालने का फार्मूला ये बताए थे। क्या था मोल निकालने का फार्मूला? छोटे, गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास, है ना। गिवन मास जो दिया रहेगा और मॉलिक्यूलर मास जो भी, मान लो कि NaCl है तो NaCl कितना मास है, ओकरा में कितना द्रव्यमान है उसका में, वो बात वहाँ पे पुट करके हम लोग निकाल रहे थे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब चलते हैं मोल प्रभाज के बारे में, ठीक। देखो, बिलियन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुछ मोलों की संख्या के अनुपात क्रमशः क्या होता है जी? विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है ना, यानी कहते हैं। याद रखिएगा, मोल प्रभाज क्या है? तो बिलियन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित जितना भी मोल है, यानी कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं जी? यहाँ पर क्या बोलते हैं? हाँ, मोल प्रभाज बोलते हैं। जैसे में देखो, लिखा यहाँ पर, देखो विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो N से हम लोग बताए तुम लोगों को। N से किसको सूचित करते हैं जी? मोल को। N से सूचित किसको करते हैं? मोल को, है ना। M से किसे सूचित करते हैं? हाँ, यहाँ पर बड़का M से यहाँ पर सूचित करते हैं द्रव्यमान को, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? N। अब बटा में क्या है जी? यहाँ पर देखो, नहीं N-N, देखो। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बड़का N से दर्शाया किसको जी? विलायक के मोल के, है ना। यहाँ पे बड़का N से दर्शाया किसको है जी? विलायक को दर्शाया है ना। किसको दर्शाया है? विलायक को, है ना। और छोटका से क्या दर्शाया है जी? मोल्स को, है ना। तो यहाँ पर जानते हैं कि N प्लस में क्या हो जाएगा जी? बड़का N,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, समझें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर याद रखना, विलय के मोलों की संख्या को n से, विलायो कितना से जी, कि बड़का n से, समझे। यहाँ पर अगर निकालना होगा, देखो अगर तुमको विलय का मोल प्रभाज निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाओ। अगर तुमको विलायक का निकालना होगा तो तुमको कौन लगाना पड़ेगा जी, ये वाला लगाना पड़ेगा। जैसे में देखिए, अगर कोई भी में क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। किसका मोल प्रभाज निकालना है, विलय का, विलय का मोल प्रभाज। ठीक, निकालना होगा तो क्या करेंगे, n प्लस में n, जिसका निकालना होगा उसको क्या करेंगे जी, ऊपर में रखेंगे, प्लस में न था, बॉयल कहेंगे। देखो यहाँ पे जिसको निकालना होगा उसको क्या करेंगे, ऊपरे रखेंगे, है ना। और यहाँ पर विलायक, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का निकालना होता है n प्लस में n कर दो। ये दोनों फार्मूला लगाओ और दोनों फार्मूला के साथ क्या बनाओ जी, यहाँ पर आप निकाल सकते हो, समझे। ठीक, जैसे में तुम यहाँ पे वो क्वेश्चन देख लो, विलय के मोल की संख्या कितना दिया गया है जी, मान लो कि 2 मोल है। ठीक, ए आओ कम हल्ला करो, विलायक का, चाहे विलायक के मोल की मोल की क्या हो जाए, कितना जिम कितना लेंगे बताओ, कितना भी लो, कितना ले लेते हैं बताओ, बोलो कुछ, 4 ले लेते हैं, 4। ठीक, तो यहाँ पर किसका निकालना है हमको, पहले किसका निकालना है, मोल का, है ना, पहिलका के। तो पहिलका में निकालते हैं n बटा में n प्लस में कैपिटल N, है ना। कितना लिख देंगे, 2 बटा में 2 प्लस में 4, कितना हो जाएगा जी 2, यहाँ पे 4 और 2 6, यहाँ पे कर लोगे कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर करो 1 बटा में 3 हो जाएगा ना। तो 1 बटा में 3, इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, करो इसको, 3 तिहाई 9, हाँ 0.33, इतना हो जाएगा इसका मोल प्रभाज। निकल गया ना पहिलका का, किसके लिए निकला इला, ये मोल प्रभाज किसके लिए निकला जी, विलय के लिए। किसके लिए निकला, विलय के लिए। विलायक के लिए अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, विलायक के लिए मोल प्रभाज कितना होगा, विलायक के लिए मोल प्रभाज, कैपिटल n प्लस में कैपिटल N, है ना। कितना हो जाएगा जी 4, यहाँ पर 2 प्लस में 4 बटा में कितना हो जाएगा जी 3, कितना हो जाएगा बोलो, सॉरी 6, यहाँ पर काटेंगे तो 2 बटा में कितना आ जाएगा जी 3, इसको कर लो कितना हो जाएगा 18। समझ में आया मोल प्रभाज कितना हुआ। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बोलिए, नहीं ना कोई दिक्कत छोटी, इतना हम ऐसे करके इसको मोल प्रभाज को निकाल सकते हैं।
आपको फार्मूला साथ में उसका एक दो न्यूमेरिकल बना के हम आप लोगों को दिखा दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, बढ़े आगे ना। अब यहाँ पर देखो, अब अगला टॉपिक है प्रति मिलियन भाग। इसको बोलते हैं क्या है, कने और वह ठीक। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं जी, पीपीएम, है ना। क्या, देखो यहाँ पे पी मतलब क्या हो जाएगा जी, पार्ट, पी पर एम मिलियन, समझे ना। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है पीपीएम, समझे। शॉर्ट रूप में होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी प्रति मिलियन भाग, है ना। सांद्रता मापने की एक इकाई है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी मिश्रण में किसी पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम यानी अत्यंत सूक्ष्म हो। मान लो कि एकरा में कितना है जी, यहां पर एगो तुमको रखल है कितना बताओ, इसमें एगो डाला गया है एगो बिलियन है। क्या है छोटू, यहाँ पे एगो बिलियन है, समझे ना। इस बिलियन में समझे सांद्रता मापना है, इस बिलियन का सांद्रता मापना है, सांद्रता। तो जब इस बिलियन का सांद्रता मापने के लिए होगा तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, पीपीएम निकालना पड़ेगा। जैसे ही पीपीएम निकाल देंगे उस बिलियन के सांद्रता यानी गढ़ापन को हम क्या कर लेंगे, जान जाएंगे। जैसे में देखो, जैसे में आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि ये फलनवा है, ऐसा फलनवा चीज है ना। अब एकरा में कोई दूसरा चीज डाल दिए हैं एकदम छोटा अमाउंट में। कितना अमाउंट में जी, एकदम छोटा अमाउंट में डाल दिए हैं। तो इसकी मात्रा को हम लोग को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीपीएम निकालना पड़ेगा। मान लो कि कुल इसका द्रव्यमान कितना था जी, कुछ भी होगा, है ना, जितना था कुल द्रव्यमान। अब बटा में एकरा में सब देखो, एकरा में जो भी होगा यहाँ पर ये जो डाला गया है एकर कुछ द्रव्यमान होगा, समझे। मान लो कि 10 ग्राम होगा, है ना। आई पूरा टोटल बिलियन कितना है जी, 100 ग्राम है, समझे। तो अब क्या कर देंगे पीपीएम निकालने के लिए, तो यहाँ पर ई बिलियन को लिख दो 10 ग्राम, अब बटा में क्या कर दो 100 ग्राम, इनटू में क्या कर दो जी यहाँ पे 10 की पावर 6। ऐसे करके आप जो है पीपीएम निकाल देंगे, समझें। ऐसे करके आप पीपीएम आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा जी, यहाँ से कट जाएगा तो कितना 0. हाँ 10 की पावर 5 हो जाएगा, समझें। इसका इतना पीपीएम हो जाएगा तो इसकी सांद्रता को हम लोग आराम से जान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो मुख्य जानकारी क्या है यहाँ पे, इसका अर्थ देखे क्या होता है कि इसका मतलब होता है पीपीएम निकालने का कि 10 लाख में एक भाग, मतलब कहने की जितना है उतना में कितना भाग वो है। कोई भी पदार्थ 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितना भाग जो है वो दूसरा चीज प्रेजेंट है। 100 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम में कितना है, कितना ग्राम अनदर चीनी, मान लो चीनी है, कितना ग्राम चीनी है, समझी। उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए तुमको देखो, यदि पानी 1 पीपीएम नमक है तो इसका अर्थ है कि कितना जी 10 लाख में से 1 ग्राम है। ठीक, 10 लाख ग्राम पानी में कितना है जी 1 ग्राम क्या है मास्टर साहब बतून, समझें। यानी 10 लाख ग्राम में से 1 ग्राम जो है तुम्हारा क्या है जी यहाँ पर नमक घोला हुआ है। इसका उपयोग आमतौर पर पानी की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। जैसे में फ्लोराइड या क्लोरीन की स्तर हवा में प्रदूषकों को मापने या विनिर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता यानी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
यानी पानी में हम लोग जानते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन का मात्रा एक घड़ी बहुत सारा जब मिला हुआ आ रहा है ना, उसकी मात्रा को मापने के लिए, उसके मात्रा को हम लोग जांचने के लिए अब ppm का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति 1917। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या जी, विलेयता। ये वाला भी तीनों को लेक्चर तीसरा चल रहा है लेक्चर, है ना। तो ये वाला हम आप लोग के फोन पर भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, फिर पीडीएफ दे देंगे हम, समझे, आप लोग लिख लीजिएगा, कैसे पीडीएफ देने में हो रहा है लेट, समझे। विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। अब देखो क्या होता है विलेयता, किसी निश्चित ताप निश्चित ताप मतलब क्या, एकदम नियत ताप। मान लो कोई अगर 100 डिग्री मान लिए हैं तो एकदम फिक्स रहेगा कि एकदम इतने डिग्री सेल्सियस रहेगा। 10 डिग्री मान लो कि कोई मान लिए तो एकदम फिक्स रहेगा, कितने रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक, तो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली किसी ठोस पदार्थ की वह है मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर देता है। क्या करता है जी, संतृप्त, मतलब एक तरह से बोलते हैं कि संतुष्ट कर देता है, उसके बाद वो घुलेगा नहीं। तो उस ताप पर उस ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं जी, ठोस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर मान लो, ये मान लो, है ना, यहां पर तुमको यहां पर इसे डाल दिए, ये कोई विलयन है, ठीक, इस विलयन में मान लो एकदम निश्चित एगो ताप कर दिए हैं। ताप क्या है जी, ताप एकदम निश्चित है, निश्चित है। कितनों डिग्री से तुम मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, एकदम फिक्स कर देना है, वो है ना, फिक्स कर दिए हैं, है ना, निश्चित ताप। अब एकरा में हम पहले डाले कितना, 10 ग्राम डाले हैं चीनी। कितना डाले हैं जी, चीनी डाले हैं, घुल गया, ठीक, 10 ग्राम चीनी घुल गया। 10 ग्राम और डाले, क्या होगा जी, घुल गया। अब 10 ग्राम और डाल रहे हैं, आई घुलेगा नहीं, क्या करेगा जी, घुलेगा नहीं। जब ये नहीं घुलेगा तब हम लोग कह सकते हैं कि इस विलयन का जो विलेयता यानी ठोस, यानी उसको विलय करने का पावर जो था कितना था जी, वो 20 ग्राम था, समझे। यानी 100 ml में, यानी 100 ग्राम में कोई ठोस पदार्थ को जितना वो घुलेगा, कब तक, जब तक वो घुलना बंद ना हो जाएगा। घुलना कब बंद हो जाएगा जी, जब ये विलयन संतृप्त हो जाएगा। संतृप्त, यह विलयन क्या हो जाएगा जी, यह विलयन संतृप्त हो जाएगा। कब तक इसमें घुलेगा, जब तक ये विलयन संतृप्त नहीं हो जाएगा तब तक एक में घुलते रहेगा, और एक ऐसा अमाउंट आएगा कि इस विलयन क्या कर जाएगा, ये विलयन उस पर संतृप्त हो जाएगा। तब हम लोग कहते हैं क्या जी, कि यहाँ पे ये विलेयता है। ठीक, क्या होता है यहाँ पर, विलेयता। तब उस ठोस पदार्थ, यानी उस ठोस पदार्थ की विलेयता कहलाती है कि एकरा में विलेयता कितना है जी, इतना अमाउंट है, 20 ग्राम अमाउंट के इसमें घुल सकता है, नहीं घुल सकता है, उतना ये हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, विलयन में विलय की कुछ कण ठोस विलय के कणों से टकराकर विलयन में पृथक हो जाते हैं। यह क्या कहलाता है जी, अवक्षेपण। पहले, उससे पहले हम लोग ये जानते हैं, संतृप्त असंतृप्त में लिखे हुए हैं कि देख रहे हैं, हाँ लगभग लिखा हुआ है। पहले इसको जान लेते हैं, संतृप्त और असंतृप्त को। बताओ, संतृप्त विलयन क्या बोल रहा है जी, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर क्या जी, दाब पर और अधिक विलयन घुलाने की क्षमता नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। याद रखिएगा,
आप लोगों से पूछ दिया जाएगा, है ना, कि संतृप्त विलयन क्या है। तो मान लो कि यहाँ अभी बताए हैं, क्या बताएं, कि एक यहाँ विलयन है, ताप क्या रखना है जी, ताप निश्चित रखना है, ताप तुम्हारा निश्चित रखना है, समझा। ताप अगर निश्चित हम लोग रखते हैं और एकरा में क्या डालते हैं जी, चीनी डालते हैं, क्या डालते हैं, चीनी, चीनी डालते हैं। चीनी को डालते हैं तो डालते गए डालते गए डालते गए एकदम घुलते गया घुलते गया घुलते गया, कितना ग्राम जी, 50 ग्राम घुल गया। फिर एकरा पर डालें, अब एकरा में क्या हो रहा है जी, अब इसमें घुल नहीं रहा है चीनी, क्या कर रहा है इसमें, चीनी अब नहीं घुल रहा है, तब हम क्या बोलेंगे इसको, संतृप्त, संतृप्त विलयन। अगर इसको लिखे तो कैसे लिखाएगा बताओ, कि जब किसी विलयन में क्या करते हैं, एक निश्चित ताप पर, जब किसी विलयन में एक निश्चित ताप पर घुलाने किसी पदार्थ को घुलाने पर उसमें नहीं घुलता है, उसे संतृप्त जब किसी विलयन में एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को घुलाने पर उसमें क्या होगा जी, नहीं घुलेगा, मतलब क्या हो गया कि एक अमाउंट को घुला चुके हैं, अब ओकरा में घुलना क्या होगा, बंद कर जाएगा, है ना, तब उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। तो ये कैसा विलयन है जी, संतृप्त विलयन। क्यों, क्योंकि अब एकरा में, अब इसमें चीनी घुलना बंद हो गया है, चीनी घुलना बंद हो गया है, गया है, ठीक है। इसलिए इस विलयन को संतृप्त विलयन ठीक है। कोई यहां पर दिक्कत, बोलो, संतृप्त विलयन में छोटी नहीं ना। अब चलते हैं हम लोग असंतृप्त विलयन पर। देखो डिफिनीशन पहले क्या बोल रहा है कि वह विलयन जिसमें समान ताप पर अधिक विलय घुले यानी घुलाने की क्षमता रहती है, यानी एक निश्चित ताप कर लिए और उस ताप पर क्या रहेगा जी, जितना उसमें डालते रहो डालते रहो डालते रहो वो घुलते जाता है ना। अब एका में को विलयन है, एका में क्या कर रहे हैं जी, चीनी डाल रहे हैं और चीनी डालते रहेंगे घुलते रहेगा। इसमें क्या कर रहे हैं जी, चीनी डाल रहे हैं, ये चीनी डालेंगे 50 ग्राम तो यो घुल गया, है ना। एका में डालेंगे 100 ग्राम, यो घुल गया, समझे। यानी इसमें क्या कर रहे हैं जी, चीनी डालने पर घुलते ही
जाता है। क्या करता है जी? चीनी डालने पर घुलते ही जाता है ना। जितना क्या में घोले कि तो मन करे इतना घोलो, ये घुलते जाता है, पूरा घुलते जाता है। जब ये पूरा घुलते जाएगा तभी क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा विलयन जो है असंतृप्त कहलाएगा, असंतृप्त। ठीक, यानी जितना क्रम में घोलते रहो, ये क्या करेगा जी? ये घुलते ही रहेगा। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल में तुम जैसे में ले लो, दूध में पानी घोलते रहो, घुलते जाएगा, उसका रंग दूधे से रहेगा। ठीक, आखिर हो जाएगा पानी नहीं, आखिर पानी से हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा, लेकिन उसका रंगवा कैसा रहेगा? हो जाएगा। ठीक, चाहे तुम एगो काम करो, एगो चाशनी तुम ले लो, है ना। चाशनी वाला में चाशनी बनाने की कोशिश करो। चाशनी जब बनाते हो तो क्या देखते हो? शुरू में हम लोग क्या कहते हैं कि क्या करते हैं? में चीनी डालते हैं आधा किलो, भूल गया। 1 किलो डाले, भूल गया। अभी क्या है? वो भी अभी तक वो असंतृप्त है। फिर करते 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 एक ऐसा आता है, निश्चित ताप आता है, एक निश्चित दाब आता है कि उस समय पर क्या होता है जी? संतृप्त हो जाता है। जब विलयन में उसको में डालने लगोगे, घोलने लगोगे ना, तो पहले तो क्या रहेगा? वो असंतृप्त, लेकिन लास्ट जाते जाते एक ऐसा समय आता है कि वो फिर घुलना बंद कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा जी? का में संतृप्त। हाँ, तो एकदम पूरा फैल जाएगा, पूरा दूध हो जाएगा, तो पिएगा तू मोटा जाएगा। उतना में उस दूध को तुम पिएगा ना, एक दिन में तू मोटा जाएगा। ठीक, वही तुम कह रहे हैं, तुम मोटा जाएगा। अब देखो यहाँ पे विलयन में विलय के कुछ कण ठोस के, अब देखो मान लो कि विलयन ही है ना, तो इस विलयन में क्या होता है जी? कुछ एक में ठोस रहता है, समझे? इस ठोस में क्या होगा बताओ? इस विलयन में कुछ जो होता है, कण जो होता है, वो ठोस के रूप में रहता है। ये ठोस के रूप में विलयन कैसा है जी? पानी के रूप में। ऊपर कण जो है कैसा रूप में हो जाएगा? वो ठोस के रूप में हो जाएगा। तो हमको ये बताइए कि एकरा में कौन से रूप में जम जाएगा? नीचे अवक्षेप के रूप में क्या हो जाएगा? नीचे वो बैठ जाएगा, या तो हो सकता है सतह पर आके ऊपर वो तैरने लगे, है ना। तो विलयन से क्या हो जाता है जी? अलग हो जाता है। और अलग होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। विलोपन की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी विलयन में विलय का सांद्रता स्थिर नहीं हो जाता है। विलोपन मतलब जी तब तक वो विलायित रहेगा उसमें जाके, तब तक वो घुलित रहेगा जब तक कि विलय का मात्रा क्या हो जाएगी जी? यहाँ पर विलय का सांद्रता स्थिर ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, यानी विलयन क्या हो जाएगा जी? स्थिर ना हो जाए, उसमें घुलना बंद ना हो जाए, तब तक वो काम में विलोपन क्रिया होते रहता है ना। अब देखो यहाँ पे जब किसी ठोस विलयन को किसी विलायक में डालते हैं तब विलय के कुछ कण जो होता है, कुछ कण, ज्यादा नहीं, कुछ कण जो होता है घुल जाते हैं, जिससे विलयन में उसका सांद्रता बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जब किसी ठोस विलय को किसी विलायक में डालते हैं, विलायक है, सबसे अच्छा विलायक कौन है जी? पानी है ना। सबसे अच्छा विलायक किसी को भी अपने अंदर घोलने की पावर में रखता है ना। समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अरे बोल रहे हैं बहुत सारे चीज को ये अच्छा से घोल लेता है। ठीक, अब सुनो इसके बाद। अब एकरा में हम लोग क्या डाल रहे हैं जी? विलय डाल रहे हैं। विलायक इसमें डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, है ना। एक बार ऐसा होता है, बताओ जब एकरा में डालेंगे तो क्या हो जाएगा जी? विलायक पहले एकदम पानी था, एकदम का सांद्रता एकदम शून्य में लगभग था। ठीक, अब जैसे कि विलय डाल रहे हैं तो कोई भी चीज डाल रहे हैं विलय यानी घुलेगा ओकरा में, तो हो सकता है उसका क्या करेगा जी? गड्ढापन को बढ़ाएगा। और गड्ढापन बढ़ेगा तो इसका क्या कर जाएगा जी? सांद्रता बढ़ेगा।
बढ़ेगा। सांद्रता क्या हो जाएगा जी? सांद्रता बढ़ेगा, है ना। और ये सांद्रता बढ़ेगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं जी? विलोपन, यानी ओका में डिजॉल्व हो जा रहा है। विलोपन मतलब डिजॉल्व हो जाना, ओका में जाके मिल जाना, है ना। यहाँ पे डालते जाओ ओका में क्या हो रहा है जी? यहाँ पर मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है ना। इसमें तुम डालते जाओ और इसमें तुमको क्या कर रहा है? वो घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है। तो इसकी ओब्वियसली की सांद्रता बढ़ जाएगा, गढ़ापन बढ़ जाएगा। जैसे गढ़ापन जैसे बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा? उसका सांद्रता क्या हो जाएगा जी? वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो विलयता निकालने के लिए हम लोग के लिए वो सूत्र आता है। विलय का जो द्रव्यमान दिया गया है ना, विलायक का द्रव्यमान से भाग कर दो, अब प्लस में क्या कर दो जी? 100 से गुना कर दो। क्या इसके से 100 से गुना कर दो, आ जाएगा तुम्हारा विलयता। यहां पर वो क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है बताओ? 313 केल्विन पर 50 ग्राम जल में 16 ग्राम पोटेशियम नाइट्राइड को घोलकर एक संतृप्त विलयन बनाया जाता है। तो इस ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट की विलयता ज्ञात करना है। क्या करना है जी? विलयता ज्ञात करना है। विलयता ज्ञात करना है। विलयता का सूत्र क्या होता है बताओ? हाँ, अभी कुछ ही बता देते, बता नहीं। विलय का ग्राम में द्रव्यमान, अब देखो ना रे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? सूत्र तुम्हारा हो जाएगा विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान इनटू क्या जी? 100, है ना। देखो कितना हो जाएगा जी? 16 50 इंटू में कितना हो जाएगा? 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी बताओ? यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा जी? विलयता का मान कितना हो जाएगा? विलयता का मान हो जाएगा तुम्हारा 32। समझे? बस सिंपल तो है ना। ऐसे करके अपना बुक देखिए, बुक में अपना बनाइए, समझे? बुक से अपना देखिए, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, बनाइए ऐसे करके आप लोग। खरीद लें हम। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर और सारा क्वेश्चन आएगा, और सारा क्वेश्चन यहाँ पर अपना तुम बनाया करो। चलो हमें देखो आगे। किसी पदार्थ की विलयता निम्नलिखित बातों पर क्या करता है जी? निर्भर करता है। पहला कौन? विलय के प्राकृतिक होना कैसा होना चाहिए। अब पानी में वो घुलेगा कि न घुलेगा, ये होना चाहिए। कौन से विलय में वो घुल रहा है, ये वो बात देखना चाहिए, है ना। अब मान लो कि तुम लाके बालू को घुला देगी पानी में, नहीं ना घुल सकता है जी। बालू को लाया गया पानी में, नहीं ना घुल सकता है। ठीक, फिर विलायक की प्राकृतिक होना चाहिए कि वो किसको किसको अपने में घोल सकता है ना। फिर ताप आवश्यकता होता है कि ताप कितना होना चाहिए, ताप कितना होगा उस पे, ताप कितना डिग्री पे वो घुलेगा, है ना। फिर दाब की आवश्यकता होती है कि कितना दाब देंगे तो वो घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा। इस सब बातों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो 4 बातों पे यहाँ पर क्या होता है जी? निर्भर करता है। कौन कौन? विलय की प्राकृतिक पर, कैसा है कैसा नहीं है। विलायक की प्रकृति पर, किसको घोल सकता है किसको नहीं घोल सकता है, ताप और दाब पर। ठीक, अब देखो विलयता और विलायक की प्रकृति। देखो कोई ठोस पदार्थ कभी द्रव में नहीं घुलता। बहुत सारे ठोस पदार्थ जो होते हैं नहीं घुलते हैं, लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं जी? धीरे धीरे करके वो घुल जाते हैं। जैसे मिश्री, है ना। मिश्री क्या होता है? ठोस रहता है, पानी में डाल दो धीरे धीरे करके वो घुल जाता है ना। चीनी को क्रिस्टल में आता है वो, ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड एवं चीनी जल में आसानी से घुल जाते हैं, किंतु
नेप्थलीन और क्या है जी एचासिन जल में नहीं घुलते हैं। देखो यहाँ पे ये सब क्या है जी, ये सब ठोस के रूप में ही है। ये चीनी हो चाहे सोडियम क्लोराइड हो यानी नमक है, या नेप्थलीन या क्या हो यहाँ पर एचासिन, ये सब के सब ठोस है। लेकिन तुमको यहाँ पर देखो कि चीनी घुल रहा है, सोडियम क्लोराइड घुल रहा है, लेकिन नेप्थलीन और ये वाला नहीं घुल रहा है। क्यों नहीं घुल रहा है जी, क्यों नहीं घुल रहा है? क्योंकि एक प्राकृतिक अलग है, इसका प्राकृतिक, इसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है। इसके क्या ये नहीं ना, वही तो बोल रहे हैं, ये जो होता है ये नहीं कि नहीं घुलेगा, ये भी घुलेगा, लेकिन इसके लिए विलायक कोई और होना चाहिए, तब ये जाके घुल जाएगा। समझें? अब देखो इसके विपरीत तुम नेप्थलीन और क्या है जी देखो कभी यहाँ पे एस्ट्रासिन कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन एसीटोन आदि में आभासी से घुल जाते हैं। सॉरी आसानी से, हाँ आसानी से क्या होता है जी यहाँ पर घुल जाता है ना। ये वाला जो है क्या में घुल रहा है जी, बेंजीन के घोल ले, बेंजीन का विलायक लो, एसीटोन का विलायक लो, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये आसानी से घुल जाता है। समझे? किंतु सोडियम क्लोराइड एवं चीनी कार्बनिक विलायकों में विलय क्या होता है जी, अविलय होते हैं। ए मास्टर बड़ा हल्ला करवा रहा है कि तो ठीक है, तो बुझाए तो कोई दिक्कत नहीं, हल्ला कर हल्ला, हम अकेले ही काफी तू नीला, ठीक? समझ न खैले तो अतना तो इसको बुझा दे, खा लो तो का हो। तो यह प्रमाणित तथ्य है कि ध्रुवीय विलायकों जैसे में जल में तथा अणु क्या जी, और यहाँ पे देखो अध्रुवीय था, अध्रुवीय विलय यानी अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। याद रखना, ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है जी, घुलता है, और अध्रुवीय जो होते हैं अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। अतः ऐसा कहा जाता है कि सदृश में घुलता है। मान लो कि जो घुलने लायक रहेगा उसी में ना घुलेगा जी। अब मान लो कि पत्थर को कोई ला घुलाएंगे हम लोग किसमें, पानी में, उसके लिए वो सदृश नहीं है। जब उसके लिए वो पत्थर किसी और में उसको पिघलाएंगे वो लावा में घुलेगा। जैसे मैं यहाँ पर लेंगे, चाहे लेंगे नेप्थलीन को लाएंगे पानी में घुलेगा, क्योंकि इसकी प्राकृतिक उसके प्राकृतिक यानी जल के प्राकृतिक से मैच नहीं कर रहा है। और जब दोनों का प्राकृतिक, दोनों का नेचर यानी दोनों एक दूसरे के सदृश नहीं होंगे, तब एक दूसरे में वो नहीं घुलेंगे, है ना। और यहाँ पर देखो जो सदृश होता है वो अपने आप में क्या कर लेता है जी, घुल जाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे जो अध्रुवीय होते हैं वो अध्रुवीय वाला में घुल जाते हैं, ठीक। जो ध्रुवीय होते हैं वो ध्रुवीय वाला में घुल जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब तापमान पे कैसे निर्भर करता है तो आगे अभी दिखाएंगे। थर्मोकोल, हाँ, जैसे वो पेट्रोल में डालते हैं ना, पेट्रोल हल्का उस पर रखते हैं तो पूरा एकदम घुलते जाता है ना। खक्सा को हम बोलते हैं थर्मोकोल, ठीक। हम लोग खक्सा जानते हैं, हम लोग ठेठ भाषा में। हाँ, तो वो में भी घुलता है। देखो अब क्या है जी, ताप पर निर्भर करता है, ताप का प्रभाव, है ना। किसी ठोस पदार्थ की विलयता पर ताप का बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लो कि एगो यहाँ पर ले लिए एकदम चीनी वाला, चाशनी वाला, हम लोग जानते हैं एकदम आसानी से, क्योंकि हम लोग घर में सभी वाला होते रहता है हमेशा। आज हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं। एक में चीनी ऐसी ठंडा पानी में घोलेगी ना तो खूब 2 किलो पानी में 1 किलो चीनी घोल देगी, ठीक। या 5 किलो में 1 किलो तुम घोल देगी। लेकिन उसमें और घोलना होगा तो नीचे से कुछ करना पड़ेगा जी, फायर, है ना, आग लहकाना पड़ेगा। जैसे ही तुम आग लहकाएगी एक में क्या होगा जी, और एक में तुम घोलते जाओ, घुलते जाएगा और, समझी। देखते चाशनी बनाने के लिए क्या करता है लोग, चीनी को डालता है, आग लहकाले रहता है, और फिर एक में क्या करता रहता है जी, वहां पे खाली घुमावित रहता है, ऐसे चाशनी तैयार हो जाता है, सब घुल भी जाता है बनने से, और पूरा एकदम गढ़ा हो जाता है ना। वही पानी में पहले क्या हो रहा था, नहीं घुल रहा था जब ठंडा पानी था तो, लेकिन जैसे ही पानी वो गर्म हो रहा है, अब में विलेयता का मान क्या हो रहा है जी,
बढ़ रहा है, अब घुलते जा रहा है। जैसे में देखो सो रहा है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट की विलयता ताप पर अगर 0 डिग्री, मान लो कि यहाँ पे एक बिलियन है, इस बिलियन पर क्या है जी एकदम 0 डिग्री, इस बिलियन का मान कितना है, इस बिलियन का मान कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक में कितना घोलेगा जी, इतना ग्राम घोलेगा 13.5 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना घुलेगा 31.5। 40 डिग्री पर 64, यहाँ पर 60 डिग्री पर 110 ग्राम और 80 डिग्री पर 169 ग्राम ये घुलेगा, है ना। तो देखो ताप जैसे बढ़ रहा है विलयता का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। अब देखो लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं जिनकी विलयता ताप बढ़ने पर घटती है ना। जैसे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca बुझा हुआ चूना, है ना, कैल्शियम एसीटेट, ये सब जो होता है ना, ये सब क्या करता है छोटू, ताप बढ़ने पर इसकी विलयता घट जाती है ना। अब देखो यहाँ पे यदि विलोपन की प्रक्रिया में उष्मा का शोषण होता है तो क्या कहते हैं हम उसको जी, उष्मा शोषी। और जब उष्मा निकलता है बाहरी ना, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, उष्मा क्षेपी कहते हैं, ठीक। अब जानते हैं। अब उसके बाद क्या है जी, दाब का प्रभाव। द्रव में ठोस पदार्थों की विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव में अगर ठोस पदार्थ की विलयता तुम कर रही हो, उसमें विलय कर रही है, तो उसमें दाब कतनो तुम दाब दे दो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह है कि ठोस एवं द्रव लगभग क्या होता है जी, असंपीड्य होता है, यानी उसको दबाया नहीं जा सकता है ना। इससे वे दाब में क्या होता है, परिवर्तन होने पर भी लगभग क्या रहता है जी, अप्रभावित रहता है, यानी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। हाँ यहाँ पर देखो ये वाला बता था कि दिखाना है, देखो यहाँ पे, यहाँ पर तुमको ये क्या है जी, धोने वाला सोडा है ना। अब देखो ये लड़का, देखो इधर मैं डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और इधर ग्राम में विलयता देवल है ना। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना था, 10 ग्राम ही घुल रहा था, या उससे थोड़ा सा कम है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जो है जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो कहां पर जाके 30 डिग्री पर दम कितना घुल रहा है जी, 30 है, 30 डिग्री सेल्सियस है, कितना ग्राम घुल रहा है, 50 ग्राम घुल रहा है। अब फिर उसके बाद क्या, जैसे ताप बढ़ रहा था फिर घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, क्या है, क्योंकि इसका विलयता जो है ना कुछ है, यानी ताप पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ज्यादा ताप पर सामान्य ताप पर विलयता इसका रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो पोटेशियम नाइट्रेट का, जैसे में यहाँ से बढ़ा, 0 से बढ़ा एकदम बढ़ते बढ़ते, यानी 13 पॉइंट कितना था जी, 13.5 था इसका, बढ़ते बढ़ते कितना चल गया, एकदम बढ़ते जाएगा और 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री वो हमेशा क्या करते यहाँ पर रहेगा जी, बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है, इसका भी देखो 0 डिग्री पर कितना घुलेगा, लगभग 75, है ना, लगभग 75, लगभग मान लो, है ना, 73 74 जो भी, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ से घुलते जाएगा, फिर ताप बढ़ने पर ये घुलते ही जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखो ये वाला क्या है जी, यहाँ पर KCl, यानी यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो है यहाँ पर हल्का सा क्या करेगा, घुलेगा, फिर एकदम जाके यहाँ पर निश्चित रह जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या हो रहा है जी, ताप देहूं चाहे ना देहूं, वो जितना रहेगा उतना ही अपना घुल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ताप पर भी यहाँ क्या करता है जी, निर्भर करता है, समझी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आज के लिए इतना ही। जाओ।